नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुकवॉर्म्स डिलाइट में, जहां हम आपके लिए शानदार किताबों के रोचक और ज्ञानवर्धक सारांश लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अ ब्यूटिफुल माइंड किताब के बारे में, जिसे सिल्विया नसर ने लिखा है। ये किताब महान गणितज्ञ जॉन नाश की जिंदगी पर आधारित है, जिनकी कहानी संघर्ष, प्रतिभा और असाधारण सोच से भरी हुई है। तो चलिए, बिना समय गवाए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। अ ब्यूटिफुल माइंड बुक समरी इन हिंदी। बचपन से ही जॉन का झुकाव गणित की तरफ था। फिलॉसफर और वैज्ञानिकों के बारे में एक आम धारणा होती है कि वे सनकी होते हैं और लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। न्यूटन से लेकर आइंस्टीन तक सबके बारे में इस तरह के किस्से पढ़ने सुनने को मिलते हैं। जॉन नैश भी दुनिया से बेखबर रहते हुए मैथ्स में पागलपन की हद तक डूबे हुए थे। इसी स्वभाव ने आगे चलकर उनको स्किज़ोफ्रीनिया जैसी परेशानी भी दी और फिर नोबेल जैसा सम्मान भी दिलाया। इस किताब के आधार पर जॉन की लाइफ पर फिल्म बनी है, जिसका नाम भी अ ब्यूटिफुल माइंड रखा गया। रियल लाइफ में नोबेल जीतने वाले हीरो पर बनाई गई फिल्म ने भी ऑस्कर जीता। हमें में ज्यादातर लोग उनको इस फिल्म के जितना ही जानते हैं, लेकिन जॉन को एक फिल्म में नहीं समेटा जा सकता। इस किताब से उनके बारे में और जानिए। इस समरी में आप जानेंगे कि जॉन ने कौन सी पॉपुलर बोर्ड गेम बनाई, अपने स्टूडेंट से किस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, और अगर किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना मुश्किल है तो उसे रोकने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन का जन्म 13 जून 1928 को ब्लूफील्ड, वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। माँ एक स्कूल में पढ़ाती थी। यह कहा जा सकता है कि वे एक खुशहाल और आरामदायक जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वे बाकी बच्चों के विपरीत किताबों की दुनिया में रहते थे। किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, इसलिए सबसे अलग नजर आते थे। माता पिता को उनकी बहुत चिंता रहती थी। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की। उनको प्रेयर करने वाले ग्रुप और स्काउट में भर्ती करा दिया गया, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 13-14 साल की उम्र में जॉन का झुकाव पूरी तरह मैथ्स की तरफ हो गया था। इसमें E.T. बेल की किताब मैन ऑफ मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े गणितज्ञों के बारे में लिखा था। लेकिन अगर पढ़ाई की बात की जाए तो जॉन को मैथ्स में एवरेज ग्रेड ही मिलते थे, क्योंकि वो सवाल अपनी कॉपियों में नहीं दिमाग में हल करते थे, और वो भी नए नए तरीकों से। पहले जॉन ने अपने पिता की तरह इंजीनियर करने का सोचा था। इसके लिए उनको कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फुल स्कॉलरशिप भी मिली थी। आज हम इसे कार्नेगी मेलन के नाम से जानते हैं, लेकिन जल्द ही उनका मन इसके सिलेबस से उचट गया। उनको तो गणित और ढेर सारे नंबर्स ही अच्छे लगते थे। अब उन्होंने ये तय कर लिया था कि उनको गणित ही पढ़ना है। जॉन की मैथमेटिकल एबिलिटी बेहतरीन थी। वे मुश्किल से मुश्किल सवालों को अपने तरीकों से आसानी से हल कर देते थे। इस वजह से वे अपने प्रोफेसरों को कन्विंस करने में सफल हुए कि उनकी स्ट्रीम चेंज कर दी जाए। अब दुनिया को एक महान गणितज्ञ मिलने वाला था। जॉन के मैथ्स टैलेंट को लोग पहचानने लगे। जॉन को प्रिंसटन, हार्वर्ड, शिकागो और मिशिगन जैसी नामी यूनिवर्सिटी से एडमिशन का ऑफर आया। हार्वर्ड उनकी पहली पसंद थी, पर उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को चुना क्योंकि यहाँ उनको बेहतर स्कॉलरशिप मिल रही थी। प्रिंसटन बाकी यूनिवर्सिटी से अलग थी। यहाँ स्टूडेंट्स पर किसी तरह का दबाव नहीं था कि वो पुराने घिसे-पिटे तरीकों से ही पढ़ते रहें। उनको नए नए तरीकों से पढ़ाया जाता था ताकि उनका पूरा विकास हो। जॉन के लिए ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि उनको ट्रेडिशनल तरीकों से पढ़ना कभी पसंद नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां एक तरफ देश तबाह हो रहे थे, प्रिंसटन की तरक्की जारी थी। आइंस्टीन जैसे जीनियस इससे जुड़े थे। स्टूडेंट्स के लिए ग्रेड सिस्टम और अटेंडेंस जैसे नियम नहीं थे। प्रोफेसर और स्टूडेंट्स रोज चाय पर मिलते थे और आपस में नॉलेज शेयर करते थे। जॉन ने इस छूट का बहुत फायदा उठाया और अपनी पढ़ाई के दौरान एक भी क्लास अटेंड नहीं की। वे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में लगे रहे, कभी कॉरिडोर में घूमते हुए तो कभी दिमाग में ही गणित के सवाल हल करते रहे
और नोट्स बनाते रहे। इस दौरान वे कभी सीटियां बजाते तो कभी गुनगुनाते रहते। इस आदत की वजह से उनके साथी उनसे बहुत चिढ़ते थे। इन अजीब हरकतों की वजह से उनको कोई पसंद नहीं करता था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन जल्द ही वे प्रोफेसरों के साथ घुल मिल जाते थे और उनके अपने अपने ग्रुप बन जाते थे। ग्रुप के लोग आपस में उठते बैठते, घूमते और शराब पीते थे। जॉन सबसे दूर रहते थे। उन्होंने किसी प्रोफेसर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कभी ग्रुप में जुड़ने की कोशिश नहीं की। उनको लगता था प्रोफेसर उन पर अपनी सोच लाद देंगे और इससे उनके आइडियाज प्रभावित हो जाएंगे। लोग उनको अजीब नजरों से देखते थे। शायद ही कोई उनसे बात करना पसंद करता था, लेकिन लोगों को अपनी राय बदलनी पड़ी। इसकी वजह थी एक बोर्ड गेम जिसे जॉन नैश ने डेवलप किया। ये इतनी पॉपुलर हुई कि इसका नाम ही नैश रख दिया गया। इस गेम के लिए जॉन ने दिन रात मेहनत की थी। बाद में इसे हेक्स नाम दिया गया। मैथ्स की गेम थ्योरी ब्रांच में उनको बहुत रुचि थी। यही इस गेम को डेवलप करने की वजह बनी। गेम थ्योरी पर लिखे गए रिसर्च पेपर की वजह से जॉन नैश मैथ्स की दुनिया में एक बड़ा नाम बनकर उभरे। जॉन नैश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन की गाइडेंस में पढ़ाई कर रहे थे। प्रोफेसर न्यूमैन को मॉडर्न गेम थ्योरी का फादर कहा जाता था। गेम थ्योरी व्यवहार गणित यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इसमें अलग अलग परिस्थितियों में लोगों की डिसीजन मेकिंग और रेशनल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। इसमें खास तौर पर पोकर या चेस जैसी उन गेम्स को आधार बनाया जाता है जहां आपस में सहयोग या कंपटीशन की संभावना रहती है। इसे आसान शब्दों में इस तरह समझा जा सकता है। दो लोग कोई गेम खेलते हैं। वे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। वहां उनका परफॉर्मेंस अपनी जीत को लेकर होता है। जब वही दो लोग किसी टीम की तरफ से खेलते हैं तो उनको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। यानी इन दोनों कंडीशन में एक ही इंसान अलग बर्ताव करता है। प्रोफेसर न्यूमैन की रिसर्च ने इसके बारे में बहुत जानकारी दी, लेकिन ये पूरी तरह से एप्लीकेशन अप्रोच पर बेस्ड थी। जॉन ने उनके काम को आगे बढ़ाया। इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि न्यूमैन की स्टडी 2 प्लेयर और जीरो सम गेम्स पर आधारित थी। जीरो सम गेम्स का मतलब ऐसी गेम्स जहां एक प्लेयर उतनी रकम जीतता है जो दूसरा हार जाता है। इसलिए इन गेम्स में सहयोग जैसी चीज का कोई मतलब ही नहीं रहता। यहाँ आप सिर्फ प्रतियोगिता कर सकते हैं। पोकर इसका अच्छा उदाहरण है। न्यूमैन उन गेम्स पर कुछ काम नहीं कर पाए जो इस क्राइटेरिया से बाहर होती है, जहां 2 से ज्यादा लोग खेलते हैं। जॉन नैश ने इसे एक अच्छा मौका समझकर यहीं से अपना काम शुरू किया। अपने 27 पेज के रिसर्च पेपर में उन्होंने नॉन जीरो सम गेम्स पर फोकस किया और अपनी थ्योरी दी। इस कदम ने गेम थ्योरी का महत्व और बढ़ा दिया। अब इसे दुनिया की उन फील्ड्स में भी अप्लाई किया जा सकता था जो आपसी सहयोग पर आधारित हों, जैसे इकोनॉमिक्स, जहां आपसी सहयोग 2 लोगों के फायदे की वजह बनता है। न्यूमैन की मेहनत को कम नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब यूटिलिटी की बात आती है तो जॉन का काम बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर क्षेत्र और मौके ऐसे हैं जहां आपसी सहयोग ही काम आता है। इसमें युद्ध जैसी घटना भी शामिल है। जॉन की स्टडी ने आपसी सहयोग या फायदे वाली परिस्थिति में मनुष्यों के रिस्पांस को कैलकुलेट कर पाना आसान कर दिया। इसे नाश एक्विलिब्रियम के नाम से जाना गया। जॉन अपने कदम नोबेल पुरस्कार की तरफ बढ़ा रहे थे। जॉन अब मिड से जुड़ गए। जॉन को बड़ी पहचान मिल गई थी, लेकिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने उनको जॉब ऑफर नहीं की। जॉन टैलेंटेड थे और अब तो फेमस भी हो गए थे, पर उनका स्वभाव एक प्रोफेसर के लिए जरूरी टीचिंग एप्टीट्यूड पर सवाल उठाता था। जॉन को फाइनली मिट यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जॉब मिल गई और 1951 में वो बोस्टन रवाना हुए। इस तरह उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई, लेकिन एक बार फिर उनका सनकी बर्ताव उनको लोगों से दूर करने लगा। उनके साथ काम करने वाले उनको पसंद नहीं करते थे। उनका पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल अजीब था, जो स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता था। वे बेहद टफ पेपर सेट करते थे और नंबर भी स्ट्रिक्ट तरीके से देते थे।
उनके स्टूडेंट्स इतना परेशान हो गए कि एक दिन उन्होंने जॉन नैश हेड डे मनाने का फैसला कर लिया। इन सब के बावजूद जॉन थोड़ा सोशल होने की कोशिश करने लगे। वो लोगों से चाय, कॉफी और ड्रिंक्स पर मिलने लगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए गणितज्ञ डोनाल्ड न्यूमैन उनके दोस्त थे। हालांकि इस दोस्ती की वजह ये थी कि जॉन उनको अपने जितना इंटेलिजेंट समझते थे। यहाँ उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। जॉन एक माइनर सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जहाँ उनकी मुलाकात नर्स एलिना स्टायर से हुई। उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। स्टायर ने उनके बच्चे को जन्म भी दिया, पर जॉन ने अपने स्वभाव के अनुसार स्टायर से शादी करने के बारे में कोई परवाह नहीं की। उनको लगा कि स्टायर उनसे कम दिमाग वाली है और उनकी जोड़ी नहीं जमेगी। स्टायर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी जॉन ने कभी उनकी मदद नहीं की। इस वजह से उनका बच्चा जॉन डेविड स्टायर शुरुआत के कुछ साल अनाथालय में पला। जॉन कभी कभार स्टायर और बच्चे से मिलने जाते थे। इस वजह से स्टायर को उम्मीद बनी रही कि एक ना एक दिन वो सब एक परिवार की तरह साथ रहेंगे। जॉन की हरकतों की वजह से उनका करियर तबाह होते होते बचा। जॉन ने स्टायर और बच्चे से मिलना जुलना जारी रखा, पर वो किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान मिट की एक स्टूडेंट के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाने लगा। मिट के फिजिक्स विभाग में तब बहुत कम फीमेल स्टूडेंट्स थी, और जॉन जैसे जीनियस के प्रति उनका आकर्षित हो जाना स्वाभाविक बात थी। अलिशा लर्दे भी उनमें से एक थीं। जॉन ने भी ये बात समझ ली थी। 1955 में उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। जॉन के लिए स्टायर की तुलना में अलिशा एक बेटर चॉइस थी। इसकी एक वजह थी उनका रिच बैकग्राउंड, और दूसरी यह कि वो जॉन को अपनी तरह इंटेलिजेंट लगती थी। जॉन ने स्टायर से ये बात छिपा रखी थी। 1956 में एक दिन स्टायर अचानक उनसे मिलने उनके घर पहुंची और दोनों को एक ही बिस्तर पर पकड़ लिया। स्टायर का सब्र खत्म हो गया। उन्होंने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने न सिर्फ जॉन के माता पिता को सब कुछ बता दिया, बल्कि बच्चे के भरण पोषण के लिए केस भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जॉन को धमकी भी दी कि वो ये सब मिट में बता देंगी। अगर ऐसा होता तो जॉन का करियर तबाह हो जाता। जॉन मनमर्जी की जिंदगी बिता रहे थे, पर अब इस पर रोक लग गई थी। न चाहते हुए भी उनको बच्चे को सपोर्ट करना पड़ा। हालांकि शादी के लिए वो फिर भी राजी नहीं हुए। इस बीच वो छुट्टी लेकर न्यूयॉर्क गए। अलिशा भी काम की तलाश में उनके साथ चल दी। अक्टूबर 1956 में उन्होंने सगाई की और फरवरी 1957 में शादी। अब वो मैनहट्टन में रहने लगे। 30 साल की उम्र तक पहुंचते हुए जॉन बहुत परेशान रहने लगे। न तो उनका प्रमोशन हुआ था और न ही वो मैथ्स में कोई नई खोज या कामयाबी हासिल कर पाए थे, जो उनको नाश एक्विलिब्रियम की तरह सफलता दिलाए। अब उन्होंने ने रिमैन हाइपोथेसिस पर काम शुरू किया। ये प्राइम नंबर पर आधारित एक बहुत मुश्किल और अनसुलझी पहेली थी। जॉन पूरी तरह से काम में डूब चुके थे कि एक दिन उनको अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। इससे वे और परेशान हो गए। अब लोग भी जॉन में आ रहे बदलाव महसूस करने लगे। लोग ये मानते थे कि फाइनेंशियल मामलों में जॉन किसी एक्सपर्ट की तरह सोचते हैं, लेकिन अब जॉन स्टॉक मार्केट में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माँ की सारी सेविंग्स भी स्टॉक मार्केट में लगा दी थी। एक दिन जॉन ने ये तक कह दिया कि उनके कलीग उन पर नजर रखते हैं और उनके डस्टबिन को भी चेक करते हैं, ताकि उनको ये पता लग जाए कि जॉन रिमैन हाइपोथेसिस को कितना सुलझा चुके हैं। जनवरी 1959 में एक दिन मिट के कॉमन रूम में जॉन ने बताया कि वो एलियन से बातचीत कर सकते हैं। ये सब किसी सामान्य इंसान के लक्षण नहीं थे। चीजें और बिगड़ती गईं। फरवरी में उन्होंने अपने एक दोस्त को 4 अलग रंग की स्याही इस्तेमाल करके एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि एलियंस उनके करियर को खराब कर रहे हैं। पहले तो सबको यही लगा कि जॉन पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, पर जल्दी ही सबको समझ आ गया कि उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। जॉन अपने करियर को नई ऊंचाई देते इससे पहले ही उनका स्किज़ोफ्रीनिया सामने आ गया।
इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता था कि रिमैन हाइपोथेसिस पर काम करके जॉन को अपार सफलता मिल जाती पर लेकिन ठीक उसी समय उनकी दिमागी बीमारी सामने आ गई। मिट में उनका प्रमोशन भी होने वाला था और शिकागो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके पास प्रोफेसर की जॉब का ऑफर भी था। शिकागो यूनिवर्सिटी का ऑफर उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि उनको अंटार्कटिका का राजा बना दिया गया है। एक रात वे अचानक उठकर वॉशिंगटन डीसी चल दिए ताकि वो अम्बेसी जाकर खुद सबको ये बता सकें कि जल्द ही वो दुनिया पर राज करने वाले हैं। ये अलिश के लिए अलार्मिंग घटना थी। वो उनको एक मनोचिकित्सक के पास जांच के लिए ले गईं। 3 हफ्तों तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद अप्रैल 1959 में डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि उनको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है। इस बीमारी को दिमाग का कैंसर भी कहा जाता है। इसमें लोगों को तरह तरह के वहम होते हैं, आवाजें सुनाई देती है, सोचने समझने की ताकत और इमोशन खत्म हो जाते हैं। जॉन अब एलियंस की बातें करते रहते थे, अपने आसपास हर इंसान को शक की नज़र से देखते थे और अब उनको किसी से लगाव नहीं रह गया था। उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और उनका इलाज शुरू हुआ। उनमें बहुत जल्दी सुधार नजर आने लगा। 50 दिनों के अंदर ही वो ठीक हो गए और उनको घर भेज दिया गया। लेकिन ये जॉन की चाल थी। उन्होंने ठीक होने का नाटक किया था ताकि उनको इस जेल जैसी जगह से आज़ादी मिल जाए। जॉन ने यूरोप जाने का मन बना लिया था। अलिश को उनकी हालत पर शक था, इसलिए वो भी बच्चे को लेकर जॉन के साथ यूरोप चली आई ताकि उन पर नजर रख सकें। उनका शक सही साबित हुआ। यूरोप आकर जॉन अमेरिकन अम्बेसी के चक्कर काटने लगे ताकि उनका अमेरिकन पासपोर्ट कैंसल हो जाए और वो उस दुनिया का पासपोर्ट बनवा सके जहां वो राज करने वाले थे। जॉन लगभग 1 साल तक पासपोर्ट कैंसल कराने के लिए भटकते रहे। फाइनली उनको अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया। जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। 1960 में तो ये जैसे एक रूटीन बन गया था। वो बीमार पड़ते, अस्पताल में भर्ती होते, उनका इलाज होता, वो ठीक हो जाते और फिर यूरोप चले जाते। अलिशा हार मान चुकी थीं। उन्होंने तलाक का केस फाइल किया और मई 1963 में दोनों कानूनन अलग हो गए। वे एक दूसरे से मिलते रहे। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन अलिशा को जैसे ही पुराने दिन याद आते उनका गुस्सा बढ़ जाता। जॉन भी ये मानकर बैठे थे कि उनको डिपोर्ट कराने में अलिशा का हाथ था। अलिशा के जाने के बाद जॉन के पास पैसों का कोई जरिया नहीं रह गया था। वो अपने दोस्तों और फैमिली पर डिपेंडेंट हो चुके थे। फिर वो अपने पेरेंट्स के पास रहने चले गए, लेकिन जॉन की दिमागी हालत उनकी बहन से बर्दाश्त नहीं हुई और जॉन को वापस हॉस्पिटल भिजवा दिया। 1970 में जॉन को छोड़ दिया गया। अब उनके पास बस एक ही जगह बची थी जहां उनको सुकून मिल सकता था। वो जगह थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। 70 और 80 का ज्यादातर वक्त उन्होंने वहीं घूमते और भटकते हुए बिताया, लेकिन उनकी अजीब हरकतें अब भी जारी थीं। वे ब्लैक बोर्ड पर ऊट-टांग बातें लिख दिया करते थे। जब स्टूडेंट्स को ये समझ आने लगा कि इसके पीछे कौन है, तो उन्होंने जॉन का नाम रख दिया फैंटोम ऑफ फाइन हॉल। अब जॉन पागलपन की मिसाल बन गए थे। उनका नाम लेकर ये कहा जाता था, देखो अगर जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाओगे तो एक दिन इनकी तरह बन जाओगे। सूरज छूने वाले के हाथ तो जलते ही हैं। जॉन अपने करियर को नई ऊंचाई देते इससे पहले ही उनका स्किज़ोफ्रेनिया सामने आ गया। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता था कि रिमैन हाइपोथेसिस पर काम करके जॉन को अपार सफलता मिल जाती पर लेकिन ठीक उसी समय उनकी दिमागी बीमारी सामने आ गई। मिट में उनका प्रमोशन भी होने वाला था और शिकागो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके पास प्रोफेसर की जॉब का ऑफर भी था। शिकागो यूनिवर्सिटी का ऑफर उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि उनको अंटार्कटिका का राजा बना दिया गया है। एक रात वे अचानक उठकर वॉशिंगटन डीसी चल दिए ताकि वो अम्बेसी जाकर खुद सबको ये बता सकें कि जल्द ही वो दुनिया पर राज करने वाले हैं। ये अलिश के लिए अलार्मिंग घटना थी। वो उनको एक मनोचिकित्सक के पास जांच के लिए ले गईं। 3 हफ्तों तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद
अप्रैल 1959 में डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि उनको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है। इस बीमारी को दिमाग का कैंसर भी कहा जाता है। इसमें लोगों को तरह तरह के वहम होते हैं, आवाजें सुनाई देती है, सोचने समझने की ताकत और इमोशन खत्म हो जाते हैं। जॉन अब एलियंस की बातें करते रहते थे, अपने आसपास हर इंसान को शक की नज़र से देखते थे और अब उनको किसी से लगाव नहीं रह गया था। उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और उनका इलाज शुरू हुआ। उनमें बहुत जल्दी सुधार नजर आने लगा। 50 दिनों के अंदर ही वो ठीक हो गए और उनको घर भेज दिया गया। लेकिन ये जॉन की चाल थी। उन्होंने ठीक होने का नाटक किया था ताकि उनको इस जेल जैसी जगह से आज़ादी मिल जाए। जॉन ने यूरोप जाने का मन बना लिया था। अलिशा को उनकी हालत पर शक था, इसलिए वो भी बच्चे को लेकर जॉन के साथ यूरोप चली आई ताकि उन पर नजर रख सकें। उनका शक सही साबित हुआ। यूरोप आकर जॉन अमेरिकन एम्बेसी के चक्कर काटने लगे ताकि उनका अमेरिकन पासपोर्ट कैंसल हो जाए और वो उस दुनिया का पासपोर्ट बनवा सके जहां वो राज करने वाले थे। जॉन लगभग 1 साल तक पासपोर्ट कैंसल कराने के लिए भटकते रहे। फाइनली उनको अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया। जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। 1960 में तो ये जैसे एक रूटीन बन गया था। वो बीमार पड़ते, अस्पताल में भर्ती होते, उनका इलाज होता, वो ठीक हो जाते और फिर यूरोप चले जाते। अलिशा हार मान चुकी थीं। उन्होंने तलाक का केस फाइल किया और मई 1963 में दोनों कानूनन अलग हो गए। वे एक दूसरे से मिलते रहे। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन अलिशा को जैसे ही पुराने दिन याद आते उनका गुस्सा बढ़ जाता। जॉन भी ये मानकर बैठे थे कि उनको डिपोर्ट कराने में अलिशा का हाथ था। अलिशा के जाने के बाद जॉन के पास पैसों का कोई जरिया नहीं रह गया था। वो अपने दोस्तों और फैमिली पर डिपेंडेंट हो चुके थे। फिर वो अपने पेरेंट्स के पास रहने चले गए, लेकिन जॉन की दिमागी हालत उनकी बहन से बर्दाश्त नहीं हुई और जॉन को वापस हॉस्पिटल भिजवा दिया। 1970 में जॉन को छोड़ दिया गया। अब उनके पास बस एक ही जगह बची थी जहां उनको सुकून मिल सकता था। वो जगह थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। 70 और 80 का ज्यादातर वक्त उन्होंने वहीं घूमते और भटकते हुए बिताया, लेकिन उनकी अजीब हरकतें अब भी जारी थीं। वे ब्लैक बोर्ड पर ऊट-पटांग बातें लिख दिया करते थे। जब स्टूडेंट्स को ये समझ आने लगा कि इसके पीछे कौन है, तो उन्होंने जॉन का नाम रख दिया फैंटोम ऑफ फाइन हॉल। अब जॉन पागलपन की मिसाल बन गए थे। उनका नाम लेकर ये कहा जाता था, देखो अगर जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाओगे तो एक दिन इनकी तरह बन जाओगे। सूरज छूने वाले के हाथ तो जलते ही हैं। जॉन की रिकवरी हैरान करने वाली घटना थी। उसके बाद उन्होंने इतिहास रच दिया। ऐसा लगता था कि अब जॉन खत्म हो चुके हैं, लेकिन तभी किसी चमत्कार की तरह उनकी हालत सुधरने लगी। ये सब एकदम से नहीं हुआ, उनमें धीरे धीरे सुधार आया। लोगों को भी ये बात महसूस करने में सालों लग गए। 80 में प्रिंसटन के दूसरे गणितज्ञों ने ये नोटिस किया कि अब जॉन वाकई मैथ्स के उन टॉपिक पर रिसर्च के नजरिए से ध्यान दे रहे हैं जिनको पढ़ा या समझा जा सकता है, न कि ऐसे टॉपिक जो जॉन के अलावा किसी और की समझ से बाहर हों। 1992 में उनके एक कॉलेज फ्रेंड ने भी नोटिस किया कि जॉन अब एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जॉन ने खुद ये स्वीकार किया कि उनकी बीमारी घट रही है। उन्होंने ये भी माना कि अब भी उलझुल विचार उनके दिमाग में आते रहते हैं, पर वो उन पर हावी नहीं होते। सफलता जॉन की तरफ दोबारा बढ़ रही थी। उनके पुराने कामों को याद किया जाने लगा। बड़े बड़े सेमिनारों और जर्नल्स में बताया जाता था कि गेम थ्योरी पर उन्होंने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाने लगा कि वो नोबेल के हकदार हैं। और 1994 में वह पल भी आ गया जब उनको नोबेल मिला। जॉन के करियर की दोबारा शुरुआत हुई। लगभग 30 साल के बाद अब उनको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिली और वो अपना वक्त फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताने लगे, जिनसे वो सालों दूर रहे थे। अभी भी एक अच्छी खबर बाकी थी। लगभग 40 साल बाद 2001 में जॉन और अलिशा ने दोबारा शादी की।
अपने जीवन के आखिरी वक्त तक दोनों साथ रहे। कुल मिलाकर जॉन नैश की जिंदगी उतार चढ़ाव की कहानी है। एक तरफ तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान गेम थ्योरी में एक्सेप्शनल काम करके इतना नाम कमाया, और वहीं उनके असामाजिक बर्ताव और सिजोफ्रेनिया की बीमारी ने उनको अंधेरों में धकेल दिया, उनका करियर और पारिवारिक जीवन तबाह कर दिया। और 30 साल बाद वक्त ने फिर करवट ली। अब जॉन ने पूरी तरह ठीक होकर इतनी बेहतरीन वापसी की कि सीधा नोबेल तक पहुंच गए। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उनको अपना करियर तो वापस मिला ही, परिवार और समाज का सहयोग भी मिला। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। और अगर आप नए हैं तो बुकवॉर्म्स डिलाइट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी शानदार किताबों के सारांश मिलते रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और नए नए विचार एक्सप्लोर करते रहें। धन्यवाद।